थोड़ा मॉडल को आपका मेंस के लिए तो चलना ही है, थोड़ा बहुत प्री पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि दोनों को अब साथ लेकर चलना है। अध्याय देखिए, फिर एक बार भूमिका बांधिए 5 मिनट इसकी, तब जहाँ से हम छोड़े थे वहां से पढ़ाते हैं। देखिए आपका चैप्टर 8 हम बताए थे कि सेक्शन आपका 106 से लेकर सीआरपीसी के सेक्शन 124 तक है। इसमें आपका जो प्रावधान है, इसका उद्देश्य है चैप्टर का कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बैठे 3 लोग बैठे भाई, इधर आ जाइए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका है कि वह पीस को ब्रीच कर सकता है, यानी कि शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, या नैतिक या सदाचारी नहीं रह सकता है, यानी कि अनैतिक कार्य करेगा, तो इसके पहले ही कि वह कार्य करे, उसके पहले ही उससे श्योरिटी ले ली जाए। गारंटी आप लोगों की भाषा में कहा जाता है ले ली जाए। आपका श्योरिटी ले लिया जाए, प्रत्याभूत ले लिया जाए कि वह आगे ऐसा काम नहीं करेगा। यानी कि पहले ही गारंटी दो कि तुम आगे न तो शांति या पीस ब्रीच करोगे और न ही गुड बिहेव का वायलेशन करोगे। तो इसके लिए प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? 106 से लेकर 124। इसमें हमने बताया था कि पीस का मेंटेन रखने के लिए, अर्थात परिशांति कायम रखने के लिए न्यायालय प्रत्याभूति मांगता है और श्योरिटी मांगता है। 106 के तहत जब न्यायालय किसी अभियुक्त को कुछ अपराधों के लिए सजा देता है, पनिश करता है, कौन न्यायालय मांग सकता है ये भी 2 दिन बताया गया। कोर्ट ऑफ सेशन और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अपील या रिवीजन न्यायालय भी मांग सकते हैं जब वे अपीलीय अधिकारता या रिवीजन की अधिकारता का प्रयोग करते हैं, ये बताया गया। और अधिकतम कितने साल के लिए प्री में पूछा जाता है? 3 साल। 107 में हमने बताया कि अन्य दशाओं में आपका पीस बनाए रखने के लिए या परिशांति बनाए रखने के लिए प्रत्याभूत या श्योरिटी मांगी जाती हैं, और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांगते हैं। यानी कि अन्य दशाओं में आपका परिशांति बनाए रखने के लिए आपका गारंटी मांगी जाती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी जाती हैं। अधिकतम कितने साल के लिए मांगी जा सकती हैं? तो समय याद रखना है, 1 मास, 1 साल। 108 में मैं बताया था, जो व्यक्ति सेडिशन वाली बातें करना चाहते हैं, यानी कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से गुड बिहेव के लिए प्रत्याभूत, तो कितने साल के लिए 108 में मांगा जा सकता है? 1 साल। और जो सस्पेक्टेड पर्सन है, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, वह 109 में आते हैं और उनसे भी कितने साल के लिए मांगा जा सकता है? 1 साल। इसके बाद 110 बताया गया, हैबिचुअल अफेंडर, आदतन अपराधी। इसमें आपका अधिकतम कितने साल के लिए मांगा जा सकता है? 3 ईयर। और इसमें श्योरिटी के साथ, विथ श्योरिटी, यानी कि प्रतिभू के साथ, यानी कि आसान भाषा में जमानतदार भी लाइए या गारंटर भी लाइए, यानी कि गारंटर सहित की रहित सहित। इस प्रकार ये सब्टेंसिव प्रावधान सीआरपीसी में बताए गए थे। प्रक्रिया की जहां तक बात है, मैं बताया था प्रक्रिया का उल्लेख आपका 111 से लेकर 124 तक किया गया है। अब प्रक्रिया देखिए, शो काज नोटिस जारी किया जाएगा,
तो कारण बताओ, नोटिस किस धारा में जारी किया जाता है? 111 में। और एक तरह से प्रारंभिक आदेश दिया जाता है कि क्यों न आपसे सदाचार के लिए या परिशांति या पीस के लिए श्योरिटी मांगी जाए। आप रीजन बताइए। 112 कहती थी धारा कि अगर जिस व्यक्ति से श्योरिटी मांगी गई है वह व्यक्ति कोर्ट में ही हाजिर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, तो समन वमन जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही हाजिर है, तो बता दिया गया। इसके बाद सेक्शन 113 में हमने बताया था कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर हैं तो सामान्यतः समन जारी करके बुलाया जाएगा, और अगर व्यक्ति जेल में है तो जेल के बाहर साधक अधिकारी के नाम, यानी कि जो जेलर हैं उसके नाम वारंट जारी किया जाएगा, और जेलर जाकर आपका कैदी को बताएगा कि तुमसे पीस को मेंटेन रखने या गुड बिहेव बनाने के लिए गारंटी मांगने के लिए शो काज नोटिस जारी हुआ है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद जो सेक्शन है आपका 116, हाँ 115 आपका पूछा जाता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो जिस व्यक्ति से गारंटी मांगा है उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है, यानी कि स्वयं हाजिर न हो, किसके माध्यम से हाजिर हो जाओ, अधिवक्ता के, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 116 आपका पूछा जाता है कि अब इत्तला की, यानी कि इंफॉर्मेशन की, जो इंफॉर्मेशन मिला है उसकी सच्चाई की, यानी कि ट्रू है कि फॉल्स है, इस बात की इंक्वायरी की जाएगी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसमें दो आपका क्वेश्चन बनता है, कल भी मैं बताया था पिछले लेक्चर में, कि जो इंक्वायरी की जाएगी कितने मंथ में इंक्वायरी पूरी की जानी चाहिए, 6 मंथ। और इंक्वायरी जो की जाएगी उसका उसमें जो एविडेंस लिया जाएगा वह किस प्रक्रिया द्वारा लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, तो जैसे समन मामलों के ट्रायल में आपका साक्ष्य लिया जाता है। इसके बाद जांच ओछ हो गई तो जांच के आगे ही बताना था। फिर एक बार देखिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने इस बात की जांच की कि जो सूचना इस व्यक्ति के विरुद्ध मिली है वह सत्य है कि झूठी। मतलब कि क्या इस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना है कि नहीं है, या क्या यह व्यक्ति सदाचारी बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, इस बात की क्या की गई 116 में इंक्वायरी। तो इंक्वायरी का दो परिणाम निकलेगा और इसी में आपका दो सेक्शन जोड़ लेना है। या तो वह जांच में वह तथ्य या वह फैक्ट क्या पाया जाए, ट्रू पाया जाए, सत्य पाया जाए, या जांच में वह बात फॉल्स या क्या पाई जाए, झूठी। जब वह बात सत्य पाई जाती है तो अंतिम आदेश दिया जाता है कि आप गारंटी दीजिए, यानी कि आप बांड इत्यादि भरिए। और जब वह बात फॉल्स पाई जाएगी तो जो शो का जो नोटिस जारी किया गया था उसे क्या किया जाएगा, रद्द। यानी कि इसी पर ये अंतिम आदेश होता है। इसको कहते हैं 107/117, यानी कि प्रत्याभूति के लिए। 108/117, यानी कि राजद्रोहात्मक बात के लिए। 109/117, यानी कि सस्पेक्टेड पर्सन के लिए। और 110/117 आभासिक अपराधी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी 117 आपको दिखाई दे और इन धाराओं के साथ दे, इसका मतलब ये हुआ कि अब अंतिम आदेश दे दिया गया है कि आप सिक्योरिटी दीजिए, अंतिम आदेश है। तो प्रारंभ शो काज नोटिस किस में जारी की गई, 111 में। और अंतिम आदेश इंक्वायरी के बाद किस में दिया गया,
117। तो जब 117 में दे दिया गया तो अब बेरेट की भाषा देखिए भाई आपका, यहीं से आपका पढ़ाना था। फिर एक बार देखिए, प्रतिभूति देने का आदेश, आर्डर टू गिव श्योरिटी, यानी कि गारंटी देने का अब आर्डर दिया जाएगा, श्योरिटी देने का आर्डर दिया जाएगा 117 में। जब जांच में क्या पाई जाती है, सत्यता। भाई देखिए एक एक शब्दों को, यदि ऐसी जांच में यह साबित हो जाता है, यानी कि प्रूफ हो जाता है, यानी कि यह आपका सिद्ध हो जाता है कि यथा स्थिति पर शांति कायम रखने के लिए, यानी कि पीस को मेंटेन करने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए, यानी कि गुड बिहेव बनाए मेंटेन रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है, प्रतिभुओं सहित, यानी कि गारंटर सहित, यानी कि सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा। यानी कि मैं भी लगातार वही बता रहा हूँ कि 116 में जांच की गई और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस व्यक्ति से पीस बनाए रखने के लिए या गुड बिहेव बनाए रखने के लिए श्योरिटी मांगी जानी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट श्योरिटी देने का क्या देंगे, अंतिम आदेश कि आप दीजिए। तो आदेश देगा, तो आदेश दे दिया गया 117 के तहत। लेकिन ये आदेश 3 प्रोविजो के अधीन है, 3 परंतु के अधीन है। देखिए, परंतु किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतम अवधि के लिए प्रतिभूति यानी कि श्योरिटी देने के लिए आदिष्ट न किया जाएगा, यानी कि आर्डर नहीं किया जाएगा, जो सेक्शन 111 के अधीन दिए गए आदेश में स्पेसिफिक हैं, विनिर्दिष्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो शो काज नोटिस जारी किया गया था, तो एक नोटिस पहले जारी कराइए 107 के तहत पीस मेंटेन रखने के लिए प्रत्याभूति मांगी गई थी। इसके बाद कहा गया था कि 5,000 रुपये का तुम क्या भरो, बांड, यानी कि बंध पत्र भरना, और तुम 6 माह तक, अधिकतम 1 साल तक मांगा जा सकता है, तुम 6 माह तक पीस मेंटेन रखना। तो समय हमने कितना बना दिया, 6 मंथ। अब जब 117 का आदेश दिया जाएगा तो क्या ये सेक्शन चेंज किया जा सकता है, नहीं, चेंज नहीं होगा। 107 तो 107। इसके बाद क्या ये जो आपका मैंने मान लीजिए कि 5 रुपया या 50 रुपया जो भी हो, जो ये रकम लिखी गई है 111 के तहत, इसको घटा भले मजिस्ट्रेट दे, लेकिन इस रकम में क्या बढ़ोतरी कर सकता है कि नहीं, अंतिम आदेश देते समय नहीं कर सकता। और जो 111 के तहत शो का जो नोटिस जारी हुई है, उसमें कितने माह का उल्लेख किया गया है, 6 माह का। तो क्या इस समय को अंतिम आदेश देते समय बढ़ाने की क्षमता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है कि नहीं, नहीं है। यानी कि न तो सेक्शन चेंज होगा, न ही रकम अब अंतिम आदेश में बढ़ेगी, न ही समय। तो ये सब कितना रहेगा, या उससे कम हो सकता है, जितना कि सेक्शन 111 के तहत प्रारंभिक शो काज नोटिस जारी करते समय लिखा गया। देखिए, समय कम हो सकता है 6 माह से, लेकिन स्पष्ट पहला परंतु बताता है कि न तो आप रकम बढ़ा सकते हैं बाद में, न ही समय बढ़ा सकते हैं। और आपका सियोरिटी का नेचर भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका पीस के लिए मांगे हैं तो उसको गुड बिहेव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। करना हो तो फिर से अलग से आदेश दीजिए। अगला देखिए, प्रत्येक बंध पत्र की रकम
मामले की परिस्थितियों का यानी कि देखिए, फिर एक बार देखिए दूसरा जो आपका प्रोविजो है वह ये बताता है कि प्रत्येक बंध पत्र या बांड की जो रकम होगी मामले की परिस्थितियों यानी कि कंडीशन का उचित या सम्यक या प्रॉपर ध्यान रखकर किया जाएगा और अत्यधिक नहीं होगी। यानी कि जो ये जिस रकम के लिए कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति से कि आप बंध पत्र या बांड भरिए, वह रकम बहुत अधिक न हो। यानी कि ये न हो कि आप 2 करोड़ का बांड भरिए, 3 करोड़ का भरिए। आपका उचित होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति उतने का बांड भर सके। अब ये नहीं कि आपका 4 करोड़ का कर दीजिए कि बांड बांड भरिए, मैंने अधिक न हो। तीसरा देखिए, जब वह व्यक्ति जिसके बारे में इंक्वायरी की जाती है माइनर है तो वह बंध पत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा यानी कि जो आपका उसकी गारंटी लेते हैं उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 साल का कोई लड़का है और इसे आशंका थी कि यह पीस को ब्रीच कर सकता है और इससे आपका सिक्योरिटी मांगी गई, तो अब समस्या ये आया कि क्या इस माइनर से सिक्योरिटी तो मांगी जा सकती है लेकिन ये बंध पत्र नहीं भरेगा। इसकी ओर से बंध पत्र कौन भरेंगे? इसके गारंटर, यानी कि जो इसकी ओर से क्या ले रहे हैं, प्रत्याभूत। प्रत्याभूत मतलब क्या? जो गारंटी ले रहे हैं। तो अगर कोई लड़का माइनर है तो उसकी ओर से अन्य आदमी भरेगा, माइनर से खुद भरवाया नहीं जाएगा। यानी कि माइनर से श्योरिटी मांगी जा सकती है लेकिन वो बांड खुद नहीं भरेगा, दूसरे लोग भरेंगे। अब आइए 118 देखिए भाई। 118 में मैं बता फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। 116 में इंक्वायरी हुई, अगर इंक्वायरी ट्रू पाई गई तो 117 में अंतिम आदेश दिया गया कि आप बांड भरिए। और अगर इंक्वायरी में ये पाया गया कि इसके विरुद्ध जो इंफॉर्मेशन हमें मिला था वह फॉल्स है, तो जो 111 का ऑर्डर था, 111 का जो शो काज नोटिस का ऑर्डर था, वह ऑर्डर क्या किया जाएगा? कैंसिल। और सारी कार्रवाई अब रोक दी जाएगी। और अगर ऐसा व्यक्ति जेल में है, आपका माने जेल भेजा गया है उस कारण से, तो उसको जेल से क्या कर दिया जाएगा? रिहा। देखिए, भले आपको याद न हो लेकिन हमने एक उदाहरण आपका कल बताया था, धारा 100 माने 113 का प्रोविजो यानी कि परंतु बताया था। फिर एक बार देखिए, सेक्शन 113 का परंतु मैं कल बताया था। 113 का परंतु ये कहता है कि अगर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, तत्काल श्योरिटी मांगी गई और तत्काल व्यक्ति श्योरिटी नहीं देता और लगता है कि ये तत्काल परिशांति भंग कर देगा, पीस ब्रीच कर देगा या गुड बिहेव नहीं बनाए रखेगा, तो इंतजार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार करके तुरंत कहाँ भेजा जाएगा? जेल।
और अगर जेल भेज दिया गया और इंक्वायरी के बाद पता लगा कि इसके विरुद्ध जो इंफॉर्मेशन या सूचना मिली थी वह क्या थी, गलत कि सही, गलत, तब तो भाई आपका 118 के तहत क्या किया जाएगा, इसे रिहा किया जाएगा और शो काज नोटिस को क्या किया जाएगा, रद्द। तब रिहा की बात आती है। अगला देखिए 119, जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ कब होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वह अवधि कब से चलना प्रारंभ होगी जिस अवधि के लिए श्योरिटी मांगी गई है। तो भाई ये एक उदाहरण यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनता है, फिर एक बार बता दिया जाए, यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनता है। थोड़ा पहले उदाहरण से देखिए, मान लीजिए पीस के लिए श्योरिटी मांगी गई 107 के तहत और कहा गया कि 6 माह के लिए तुम गारंटी दो, प्रत्याभूति दो, श्योरिटी दो कि अगले 6 माह तक तुम पीस या शांति क्या करोगे, बनाए रखोगे। अब 119 हमें ये बताएगी कि ये जो 6 माह प्रारंभ होगा यह किस डेट से होगा, यानी कि किस डेट से 6 माह गिना जाएगा। तो इसका नियम आपका कौन बताती है, आपका कह सकते हैं कि 119 भाई पूछा जाता है। अब आइए एक उदाहरण, मान लीजिए ए से कहा गया कि तुम पीस बनाए रखो और 117 के तहत अंतिम आदेश दे दिया गया और कितने 1 साल के लिए मांगा जा सकता था गारंटी, लेकिन मांगा कितने के लिए गया, 6 माह। तो अब समस्या देखिए, यही आपका प्री का क्वेश्चन है कि ये 6 माह कब से चलना प्रारंभ करेगा। तो आपका अगर ये जेल में है तो क्या जेल में ही ये 6 माह चलना प्रारंभ कर देगा कि जब वह जेल से बाहर आएगा, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर जेल में नहीं है बल्कि जेल से बाहर हैं, तब कब ये किस तारीख से ये 6 माह गिना जाएगा, मैंने 6 माह कब से चलना प्रारंभ होगा। इसको बेरेट की भाषा देखिए, पहले बेरेट की भाषा, क्योंकि 2 भागों में हमने बांट दिया है। देखिए भाई काफी अच्छा क्वेश्चन इधर बनता है, सतर्क रहना है प्री के लिए। यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में श्योरिटी की अपेक्षा करने वाला आदेश 106 या 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के टाइम कारावास के लिए दंडादेश है, यानी कि कारावास के लिए दंडाधिष्ट है या दंड भुगत रहा, यानी कि कुल मिलाकर जेल में है, तो ऐसी दशा में वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, श्योरिटी की आशा की गई है, कब से प्रारंभ होगा, तो जब कारावास का क्या हो जाए, कारावास के दौरान की कारावास की समाप्ति पर। हाँ याद रखिए, कारावास के दौरान नहीं, जब उसका कारावास क्या हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर आसान भाषा में ये हुआ कि अगर जिस व्यक्ति से श्योरिटी मांगी गई है वह व्यक्ति उस समय जेल में है, तो जब जेल से वह छूटेगा तो ये 6 माह का समय चलना क्या होगा, प्रारंभ। भाई जेल में ही नहीं चलेगा, अब जेल से फिर एक बार इसको अच्छे से याद रखिए, जेल से छूटने पर चलेगा। अगर वह जेल से बाहर है तब क्या होगा, देखिए अन्य दशाओं में मतलब कि जेल या कारागार में नहीं है। अन्य दशाओं मतलब क्या, कि वह कारागार या जेल में नहीं है। तो देखिए अन्य दशाओं में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण दर्शाकर कोई पश्चात की तारीख न दे। इसका मतलब समझिए, अन्य दशाओं में का मतलब ये हुआ
ऐसा व्यक्ति उस समय जेल में नहीं है। तो देखिए, सामान्य नियम ये है कि जिस तारीख को 117 के तहत अंतिम आदेश दिया गया, उसी तारीख से ये जो मैं 6 माह का उदाहरण बताया हूँ, ये 6 माह का समय चलना क्या होगा? प्रारंभ। जब तक कि आपका न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोई अगली डेट न दे। यानी कि अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो ये लिख सकता है कि भले मैं 1 जनवरी को आदेश दे रहा हूँ, लेकिन ये जो समय है ये 10 जनवरी से चलना प्रारंभ करेगा। तो आप लोग बताइए तब कब से चलेगा? 1 जनवरी की 10 जनवरी? क्यों 10 जनवरी? क्योंकि स्पष्ट रूप से उसमें डेट क्या की गई है? लिखी गई। फिर एक बार समझिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर हम बता दें, बनता है क्वेश्चन। अच्छा, अगर जिस व्यक्ति से श्योरिटी मांगी गई है, अगर वह जेल या कारागार में है, तो कारागार से छूटने के पश्चात वह समय चलना क्या होगा? प्रारंभ। और जेल में नहीं है तो जिस दिन आदेश दिया गया था उस तारीख से चलना प्रारंभ होगा, जब तक कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोई अगला आदेश न दे दे। एक बार चेक करिए आवाज। एक बार आवाज चेक करिए तो जा रहे हैं ना, सुबह आवाज ही गोल हो गई थी भाई। भी एक समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ, ठीक है, देखिए आपका तो 119 जो था वो भी समाप्त हो गया, प्री में पूछा जा रहा है। अब आइए वन आपका 20, ये भी आपका क्वेश्चन प्री का ही है। बंध पत्र की अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। बंध पत्र की अंतर वस्तु यानी कि आपका कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि बंध पत्र की अंतर वस्तु याद रखिएगा कहाँ दी गई है। तो पहले तो अंतर वस्तु या कंटेंट्स जानिए होता क्या है। और पिछली बार यूपीजे में मैं बता दूं, 3 क्वेश्चन आपका आपका अंतर वस्तु पर प्री में बना था। 3 क्वेश्चन, एक नहीं, यानी कि 3 भिन्न भिन्न कानूनों में 3 क्वेश्चन बनाया था। इस बार उत्तराखंड एपीओ में भी आपका एक क्वेश्चन कंटेंट्स या अंतर वस्तु पर बना था। यूपी में भी चांस है बनने का, इसमें कोई शक नहीं। तो अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, और जब लिख दिया गया तो उसका परिणाम क्या होगा। फिर एक बार समझिए, अंतर्वत जहां भी शब्द आए, इसका मतलब कि उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, उसके भीतर क्या लिखा जाएगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहले 120 न पढ़िए, पहले अंतर्वस्तु पढ़िए। देखिए कोरिलेट करके पढ़ना भाई। जब सीआरपीसी में आपका 3 सेक्शन पढ़ने हैं कम से कम, आपका 213 सीआरपीसी 213, फिर आपका 354 का खंड 5 यानी कि सीआरपीसी की धारा 354 का, एक बार देखिए सही है ना, क्लास 5। इसके बाद आपका 120 पढ़ना है, यानी कि 120। इसी के साथ आपका सीपीसी में भी पूछा जाता है। सीपीसी में आपका जो पढ़ना है, ऑर्डर 7 का रूल 1 पढ़ना है। इसके बाद आदेश 20 का नियम 4 पढ़ना है, और आदेश 20 का नियम 6 पढ़ना है। हाँ क्या? हाँ देखिए, सीआरपीसी की धारावाही 211 है, अभी कह रहे कहीं। फिर इस ये जो आपका बताया जा रहा है, फिर हम बता दें,
आपका पिछली बार यूपीजे में 3 क्वेश्चन प्री से आया था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो बताया जा रहा है एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। अभी 120 हम बताएंगे उसका क्या परिणाम होगा। आपका बांड अगर भर दिए हैं, बंद पत्र भर दिए हैं तो इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव यानी कि अंतर वस्तु क्या होगी। लेकिन अंतर वस्तु का मतलब फिर एक बार समझिए कि उसके अंदर क्या लिखा जाएगा। तो आपका सीआरपीसी की धारा 211 से शुरू करते हैं। सीआरपीसी की धारा 211 बताती है कि जब न्यायालय अभियुक्त पर चार्ज लगाता है, इल्जाम लगाता है, आरोप लगाता है, तो आरोप के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, खाली तो छोड़ा नहीं जाएगा पन्ना। तो आपका कंटेंट्स ऑफ चार्ज, आरोप की अंतर वस्तु किस सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन 211। फिर आपका 354 आई है। 354 अभी उत्तराखंड में भी आया था, जे में भी आया था। अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, अर्थात फांसी की सजा दी जाती है, तो निर्णय की अंतर वस्तु क्या होगी, निर्णय में क्या लिखा जाएगा, तो उस निर्णय में स्पष्ट लिखा जाएगा। 4 हैं, 6 नहीं है भाई, देख ले रहे हैं भाई हम। 6 तो किसी भी हाल में नहीं है। एक बार देखे तो 5 है ना। देख रहे हैं, 6 का अभी पूछा गया था भाई उत्तराखंड। देख लिया जाए। देखिए थोड़ा बहुत इसमें आपका 5 नहीं, बस सेक्शन जानिए। सेक्शन जानिए, वो ढंग बताया गया है थोड़ा बहुत आपका। फिर एक बार देखिए, यानी कि आपका वो ढंग हम बताने लगे थे, ढंग नहीं पढ़ना है अभी। आपका कंटेंट्स ऑफ जजमेंट या निर्णय की अंतर वस्तु पिछली बार यूपीजे में आया था कि निर्णय की अंतर वस्तु सीआरपीसी के किस सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन कौन याद रखना है, 354। अभी अंदर न पढ़िए। इसके बाद आपका बांड बंध पत्र की अंतर वस्तु किस सेक्शन में दिया गया है, तो 120 यानी कि 120। इसी प्रकार सीपीसी में भी आपका पूछा जाता है। पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था कि प्लेंट या वाद पत्र की अंतर वस्तु सीपीसी में कहाँ दिया गया है, तो आर्डर 7 के रूल 1 में, यानी कि आदेश 7 के नियम 1 में क्या दिया गया है, तो वाद पत्र की अंतर वस्तु। फिर निर्णय की अंतर वस्तु कहाँ दिया गया है सीपीसी में, जजमेंट की, तो वह आदेश 20 का रूल 4 में। और डिक्री की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है, तो आदेश 20 के किस नियम में, 6 में। तो सीआरपीसी में कम से कम एक तो जोड़ सकते हैं, भले तीनों ना मिले। आपका आप सीआरपीसी में जो जोड़ सकते हैं कि क्रिमिनल मामलों में निर्णय की अंतर वस्तु सेक्शन 354 में है, जबकि सिविल मामलों में निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, इसका उल्लेख सीपीसी के आर्डर 20 के रूल 4 में है। तो जो लोग केवल एपीओ पढ़ते हैं, भाई आपका केवल क्या पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी नहीं पढ़ेंगे। जे वालों के लिए सीपीसी है। आगे देखिए तो 120 भाई देखिए बैरेट आपका, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बांड या बंध पत्र उसे यथास्थिति परिशांति कायम रखने, यानी कि पीस मेंटेन रखने या गुड बिहेव मेंटेन रखने के लिए आबद्ध करेगा। आबद्ध करेगा मतलब बाध्य करेगा, बाउंड कर देगा। तो पहले ये समझिए, तब तो आगे बढ़ा जाए। देखिए ध्यान से भाई, इससे कहा गया कि तुम परिशांति कायम रखने के लिए
अधिकतम 1 वर्ष तक का बांड भरो। और ए ने वह बंध पत्र क्या किया, भर दिया। इसका मतलब ये होगा कि अब ए बाउंड हो गया, ए बाध्य हो गया, ए आबद्ध हो गया कि वह अगले 1 वर्ष तक क्या बनाए रखे, पीस। फिर एक बार समझिए, ये किस बात के लिए बाध्य हो गया कि अगले 1 वर्ष तक वह क्या मेंटेन रखे, पीस। अब आगे बढ़िए भाई, आपका इसी में अभी, और बाद की दशा में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या करने का अटेम्प्ट करना या एबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण करना, चाहे वह कहीं भी किया जाए, बंध पत्र का ब्रीच या भंग या उल्लंघन माना जाएगा। अब इस उदाहरण में देखिए, कितने साल के लिए इस उदाहरण में हमने मांगा है, 1 साल। तो ए बाउंड हो गया कि अगले 1 वर्ष तक वह परिशांत क्या रखेगा, मेंटेन, पीस को मेंटेन रखेगा। अगर ए इन अगले 1 वर्ष में, फिर एक बार समझिए अच्छे से, अगले 1 वर्ष में कोई ऑफेंस करता है, यानी कि कोई क्या करता है, अपराध, जिस अपराध में आपका कैसा दंड है, इम्प्रिजमेंट का, यानी कि कारावास का, जुर्माने का कि कारावास का कि दोनों का, जुर्माना नहीं, ये ऐसा अपराध करता है 1 वर्ष के अंदर जिसमें कि किसका दंड हो, कारावास। भाई कारावास का हो, दे देगा, जुर्माने का हो, दोनों, तो दोनों नहीं, केवल किसका हो, इम्प्रिजमेंट का। तो ये माना जाएगा कि ए ने बांड का वायलेशन किया है, बंध पत्र को क्या किया है, भंग। और जैसे ही बंध पत्र को ए भंग करता है आपका, यानी कि अपने वचन को वह निभाया कि नहीं निभाया, नहीं निभाया, तो अब जाएगा जेल। जो अपराध किया है उसके लिए मुकदमा तो अलग चलेगा, लेकिन ये जो वचन देकर क्या किया है, भंग किया है, तो इस भंग के एवज में जेल जाएगा। अब कितने दिन तक जेल जाएगा ये अगली धाराओं में बताया जाएगा, यही सब नहीं पढ़ लेंगे। लेकिन कम से कम इतना याद रखिए कि अगर ए बांड का वायलेशन करता है, यानी कि कारावास से दंडनीय कोई क्या करता है, अपराध, कब करता है, जब वह प्रत्याभूत का समय बिता रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसने अपने बांड का क्या किया, ब्रीच, उल्लंघन किया। और उसके बाद उल्लंघन कर दिया तो कहाँ जाएगा, जेल। तो जेल भी भिजवा दिया जाए। ये 6 माह तक शांत रहा और 6 माह बाद कोई अपराध कर दिया और ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें इम्प्रिजमेंट या कारावास का दंड है, इसका मतलब कि ए ने बांड का क्या कर दिया है, वायलेशन। तो अब ये जाएगा जेल। अब ये देखा जाएगा कि कितना समय और बचा है, तो कितना, 6 माह तो बीता, व्यतीत कर दिया, बचा कितना, 6 माह। तो कितने दिनों तक और जेल वह जाएगा, भाई कोई अपराध के लिए अलग मुकदमा चलेगा, ये 6 माह के लिए इसलिए जेल जा रहा है, इसने अपने वचन का पालन नहीं किया। भाई बंध पत्र की अंतर वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, वह बाध्य हो गया पहला, फिर एक बार हम बता दें, यानी कि पहला प्रभाव ये हुआ कि वो बाध्य हो गया कि मेंटेन रखे या तो पीस या गुड बिहेव। और अगर इस दौरान वह कोई ऑफेंस करता है जिसमें किसका प्रावधान है, दंड का, कारावास की, जुर्माना, तो ये माना जाएगा कि उसने अपने बांड का क्या किया है, वायलेशन। और जितना दिन बचा है अब, उतने दिन के लिए वो कहाँ भेजा जाएगा, जेल। फिर 121 छोड़ देना है। अब जो पूछा जाता है 122 पूछा जाता है, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास, यानी कि इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटी, यानी कि अगर गारंटी देने में डिफॉल्ट कर जाता है व्यक्ति,
चूक कर जाता है तो ऐसी दशा में आपका अभी हमने बताया और बताऊंगा भी, फिर कहाँ भेजा जाएगा? जेल। अब पहले बना लेना है भाई। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। पूरा सेक्शन आपका पहले अब लिखना पड़ेगा, फिर तब 122 से बहुत अंदर से क्वेश्चन बनता है। 106, 107, 108। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन और आपका पूछ रहे थे लोगों, भी बता दिया जाए। जो ये 10117 के तहत प्रत्याभूति का अंतिम आदेश जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट देता है, इसके विरुद्ध क्या रेमेडी है, क्या उपचार है? तो इसकी अपील होगी। फिर हम बता दें, इसकी क्या होगी? अपील। और वह आपका जो अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, यानी कि सत्र न्यायालय। तो एक लोग पूछ रहे थे कि रिवीजन होगा कि अपील होगा कि क्या होगा? तो आपका ये जो स्पष्ट याद रखिए, इसकी क्या होगी? जांच बैठेगी। गलत पाए जाएंगे तो बर्खास्त भी हो जाएंगे। यानी कि आगे देखिए आपका 122 बताया जा रहा था। अब पहले एक दो उदाहरण देखिए 122 से। एक क्वेश्चन टेक्निकल प्री में बनता है। अब आप कितना भाई अच्छे से इसको अब देखिए। अब समय नहीं रहा कि आपका, यानी कि अब समय आ गया कि एक एक छोटी छोटी बातों को जिनको इस बार देना है आज से कवर करिए। सबसे पहले आपका सेक्शन देखा जाए। 106 में 3 साल के लिए अधिकतम गारंटी मांगी जा सकती थी। 107 धारा में कितना? 1 साल। रट कर जाइएगा ये सब। 108 में कितना? 1 साल। 109 में कितना? 1 साल। और 110 में कितना? 3 साल। अब पहले एक एक करके चलिए। अगर 106 के तहत श्योरिटी मांगी गई और वह व्यक्ति श्योरिटी नहीं देता, तो पहला नियम यह है कि जितने दिन के लिए श्योरिटी या गारंटी मांगी गई थी, अब उतने दिन तक के लिए उसे जेल या कारागार भेजा जाएगा। तो आप लोग बताइए, अधिकतम अगर 106 पूछे, देखिए एमपी और तमाम मॉडल हम बता रहे हैं, अगर टोटल मिलाकर पूछे यानी कि 106 से लेकर 110 तक, ये क्वेश्चन आ चुका है 3-4 बार, कि प्रत्याभूति देने में चूक करने पर, डिफॉल्ट करने पर या प्रत्याभूति देने से इनकार करने पर अधिकतम कारावास या इम्प्रिजमेंट कितने तक का हो सकता है? तो अब हो सकता है में निकालना है, संभावना क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो भाई 106 में अधिकतम 3 साल के लिए मांगा जा सकता था और 110 में अधिकतम कितना? 3 साल। तो अगर वह श्योरिटी नहीं देता तो जितने समय के लिए श्योरिटी मांगी गई थी उतने समय तक वह जेल जाएगा। तो मांगी ही कितने साल के लिए अधिकतम मांगी ही कितनी जा सकती है? 3 साल। सब मिलाकर हम बता रहे हैं। तो प्रत्याभूति न देने के कारण कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिन के लिए इम्प्रिजमेंट या कारावास भेजा या जेल भेजा जा सकता है? पहला क्वेश्चन 3 वर्ष मार कर आइए, कितना? 3 साल। दूसरा आपका सेक्शन वाइज कभी काल पूछ लेता है। देखिए सेक्शन वाइज अगर ये पूछे कि परिशांति कायम रखने के लिए 107 के तहत श्योरिटी मांगी गई और वह व्यक्ति श्योरिटी या गारंटी देने में असफल रहा, समय नहीं दिया है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति अधिकतम कितने दिन के लिए इम्प्रिजमेंट या जेल भेजा जाएगा? तो मांगी ही कितनी जा सकती थी? 1 साल। तो कितने दिन के लिए? 1 साल। यानी कि अगर सेक्शन वाइज पूछे तो 106 पूछे तो 3 साल अधिकतम, 107, 108, 109 पूछे तो 1 साल और 110 पूछे तो 3 साल। ये दूसरा नियम याद रखना है। तीसरा नियम देखिए भाई, अब जितने दिन के लिए मान लीजिए कि 107 का मामला था और 6 माह, अधिकतम मांग कितना सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट?
1 ईयर। वह 6 माह के लिए प्रत्याभूति मांगा और जिस व्यक्ति से श्योरिटी या प्रत्याभूति मांगी गई थी वह व्यक्ति प्रत्याभूति या गारंटी नहीं दिया, तो अब पूछा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों के लिए इम्प्रिजमेंट या जेल या कारावास भेजा जा सकता है। तो 1 साल 9 मार दीजिएगा। जितने दिन के लिए गारंटी मांगी गई है, 9 देने पर उतने दिन के लिए वह कहाँ जाएगा? जेल। तो इस उदाहरण में वह कितने दिन के लिए जेल भेजा जाएगा? 6 माह। तीसरा नियम आइए। तीसरा नियम ये है कि मान लीजिए 107 के तहत 6 माह तक के लिए गारंटी मांगी गई। शांति बनाए रखने के लिए 3 मास तक वह शांति से रहा और 3 मास बाद उसने अपराध कोई कर दिया और अपराध ऐसा किया है जिसमें कि इम्प्रिजमेंट या किसका दंड है? कारावास। तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि उसने बांड का, अपने बंध पत्र का, यानी कि जो वह कागज भर कर वचन दिया था मजिस्ट्रेट को, उस वचन को ब्रीच कर दिया, उस वचन को भंग कर दिया। तो अब यहाँ अगर ऐसा समस्या आए तो जितना समय बचा रहेगा उतने समय तक के लिए उसे जेल भेजा जाएगा। तो कितना समय बीत गया है? 3 माह। और अभी बचा कितना था? 3 माह। और इसी बीच परिशांति भंग कर दिया तो अधिकतम कितना कारावास उसे हो सकता है? यानी कि बांड का वायलेशन करने पर तो जितना बचा है समय, अभी तो कितना बचा है इस उदाहरण में? 3 माह। तो वह 3 माह तक कहाँ जाएगा? जेल। भाई ये नियम हर हाल में याद रखना है। अगला जो पूछा जाता है, कब इम्पीचमेंट सिंपल या सादा होगा और कब आपका कठोर होगा, यानी कि सश्रम होगा, यानी कि श्रम के साथ होगा। तब बेरेट की भाषा देखिए तब सही रहेगा भाई। अब बेरेट निकाल लीजिए। देखिए एक और इसमें कोरिलेट हमें करना जो लगातार पूछा जा रहा है। आपका डिफॉल्ट, पहले तो डिफॉल्ट समझिए सबको। डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट ही आया है, तो डिफॉल्ट का मतलब पहले बता दिया जाए तब इस सेक्शन को शुरू किया जाए। डिफॉल्ट का मतलब चूक जाना। चूक जाना माने व्यतिक्रम कर जाना। व्यतिक्रम कर जाना मतलब कि असफल हो जाना, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति पर कोई कर्तव्य दिया गया था वह अपना कर्तव्य नहीं निभाया, कर्तव्य निभाने में क्या कर दिया? डिफॉल्ट। तो यहाँ जो आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, डिफॉल्ट बेल क्या होती है या चूक के कारण जमानत क्या होती है या व्यतिक्रम के कारण जमानत क्या होती है, ये आगे पढ़ाया जाएगा। 167 सेक्शन में आएगा। यानी कि अगर 60 या 90 दिन में चार्जशीट पुलिस नहीं भेजती और अभियुक्त जेल में है तो वह इस आधार पर जमानत पा सकता है कि पुलिस से चूक हो गई। क्या चूक हो गई? इस समय के अंदर पुलिस ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी कि नहीं भेजी? नहीं भेजी। तो आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे, जल्दी है आपका। आइए 122 देखा जाए भाई। प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास, यानी कि श्योरिटी मांगी गई, श्योरिटी नहीं दिया तो हम पहले ही बता दिए हैं कहाँ जाएगा? जेल। अब कितना जाएगा ये नियम बता दिए हैं, बस बेर से आपका चलना है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 106 के तहत या 117 के तहत श्योरिटी देने के लिए आदेश दिया गया है। कूलर बंद कर दीजिए हो, तो मौसम सही हो गया है, थोड़ा देर बंद करिए। श्योरिटी देने का आदेश दिया गया है आपका, ऐसी प्रतिभूति यानी कि श्योरिटी उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व जिसको वह अवधि जिसके लिए प्रतिभूति दी जानी है प्रारंभ होती है नहीं देता तो वह क्या होगा? तो अभी हमने बताया
कि अगर वह सिक्योरिटी नहीं देता तो जाएगा कहाँ, जेल जाएगा। तो भाई आप आगे देखिए, तो वह जेल भेजा जाएगा, और यदि वह पहले से जेल में है तो तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि प्रत्याभूति न दे। यानी कि पहला नियम ये निकला कि अगर ए से श्योरिटी मांगी गई और यह श्योरिटी नहीं दिया तो इसे कहाँ भेजा जाएगा, ये इम्प्रिजमेंट या कारावास का हकदार होगा। और अगर ये पहले से ही क्या था, जेल में, श्योरिटी मांगी गई, तो जेल से छूटने के पहले इसे श्योरिटी दे देनी चाहिए थी। अगर नहीं देता है तो तब तक जेल से क्या छोड़ दिया जाएगा कि अभी सजा काटने के बाद भी इसे जेल में ही रखा जाएगा। तो सजा काटने के बाद भी ये क्या रहेगा, जेल में। क्यों जेल में रहेगा, क्योंकि इससे गारंटी मांगी गई और यह गारंटी नहीं दिया। अब समस्या आई कि कितने दिन तक जेल में रहेगा, तो वो आगे देखिए, खंड क देखिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए आपका बांड निष्पादित या एग्जीक्यूट किया गया है और उसके बाद मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि वह बांड को भंग किया है, तब भी जितनी अवधि बची रहेगी उतने दिनों के लिए वह कहाँ भेजा जाएगा, जेल। तो अभी हमने बताया कि मान लीजिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट था, 1 साल के लिए कहा कि पीस बनाए रखोगे, बांड भरो। 1 साल के लिए इन्हें भरा बांड, 6 माह तक तो शांत रहा, और 6 माह के बाद वह कोई अपराध कर बैठता है जो किसे दंडनीय हो, अभी लगातार बताया गया, कारावास की, जुर्माना की, दोनों, कारावास। तो 120 कहती है कि ये बांड का क्या माना जाएगा, और 122 कहती है 122 कि अब जितना दिन बचा था उतने दिन के लिए वो कहाँ भेजा जाएगा, कारावास। माने पूरे समय के लिए नहीं, जो समय क्या है, शेष है। अगला देखिए, जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से, आपका ये सब नहीं पढ़ना है, बता ही दिया गया है। मुख्य रूप से जो इसमें पढ़ा जाता है, आपका कब आपका कारावास सादा होगा, सिंपल होगा, और कब सश्रम होगा, वह आपका मैं सेक्शन बता रहा हूँ। आपका खंड 7 और खंड 8 अब पढ़ा जाता है। यानी कि खंड 7 और खंड 8 से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए खंड 7 भाई, परिशांति कायम रखने के लिए, तो पहले तो परिशांति निकाल लीजिए। पीस मेंटेन रखने के लिए, तो पीस मेंटेन रखने के लिए 2 सेक्शन है, कौन कौन, 106 और कौन सा, 107। अगर इन सेक्शनों के तहत ए से श्योरिटी मांगी गई और ए श्योरिटी नहीं देता तो 122 कहती हैं कि ये कहाँ भेजा जाएगा, कारागार। लेकिन जेल में जाएगा तो जो कारागार होगा वह सिंपल होगा, यानी कि सादा होगा, कठोर नहीं होगा। सादा का मतलब साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजमेंट। सिंपल इम्प्रिजमेंट का मतलब ये हुआ कि जेल में उससे काम नहीं करवाया जाएगा, यानी कि उससे जेल में श्रम करवाया जाएगा कि नहीं, नहीं। तो अब अगला शब्द देखिए, खंड 8 भाई, सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण जहां कार्यवाही 108 के तहत की गई है वहां भी कारावास सिंपल होगा, यानी कि 108 के तहत भी कारावास क्या होगा, सादा। अब दो धाराएं बची आपकी, कौन कौन, 109 और 110। तो अगर इन धाराओं के तहत सिक्योरिटी मांगी गई और वह नहीं देता तो जो इम्प्रिजमेंट या कारावास हो सकेगा, या तो वह सादा हो सकेगा या क्या हो सकेगा, सश्रम या कठोर।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि परिशांति कायम रखने के लिए श्योरिटी न देने पर कैसा इम्प्रिजमेंट या कारावास होगा। दे देगा सादा, फिर दे देगा कठोर, फिर दे देगा सादा या कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो एक परिशांति मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा बताइए तो। केवल क्या होगा सादा, क्योंकि ये 3 सेक्शन याद रखिएगा, इसमें केवल क्या होगा सादा। अब देखिए आपका सदाचार पर एक साथ पढ़िए। सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी गई, प्रतिभूति न देने पर कारावास कैसा होगा। तो आपको तीनों को कवर करके देखना है, यानी कि 108, 109, 110 में अगर हम तीनों में देखें तो सिंपल और आपका कठोर भी है, यानी कि 108 में केवल सादा है और 109 और 110 में क्या है सादा या कठोर। तो सादा या कठोर दोनों में से कोई भी मार कर आइए, लेकिन फिर सेक्शन चेंज करिए, फिर मॉडल चेंज करिए। दे देगा कि राजद्रोहात्मक बातों को, यानी कि सेडिशन वाली बातों को फैलाने वाले व्यक्ति अगर श्योरिटी मांगी गई और श्योरिटी देने में डिफॉल्ट कर गए, चूक कर गए, नहीं देते हैं, तो कारावास कैसा उनका होगा, सादा की कठोर की दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो अगर सेक्शन स्पेशली पूछे और कौन सा सेक्शन पूछ रहा है 108, तो इसमें कैसा कारावास मार कराएंगे सादा। भाई सतर्क रहना है। अगर ये पूछे कि किन धाराओं के तहत श्योरिटी न देने पर इम्प्रिजमेंट सादा या कठोर दोनों हो सकता है, तो आपका कौन सी धाराएं हैं 109 और 110। यानी कि सस्पेक्टेड पर्सन, संदिग्ध व्यक्ति किस में था 109 में, और हैबिचुअल ऑफेंडर किस में था 110। आपका अब आ जाइए, आपका जो सेक्शन पढ़ना है वह 123 पढ़ना है हल्का सा, कि प्रतिभूति देने में असफलता के कारण जेल भेजा गया है, तो डीएम को यह आदेश है, डीएम को यह पावर है कि वह चाहे तो बीच में कभी भी कंडीशन लगाकर या बिना कंडीशन के ऐसे व्यक्ति को कारागार से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एक शब्द यहाँ ये आया है आपका सीजीएम, यानी कि जो 123 में आया है एक शब्द आपका कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई 106 से लेकर 110 तक में कहीं भी न्यायिक मजिस्ट मैंने 107 से लेकर 110 तक में कहीं भी न्यायिक मजिस्ट्रेट का उल्लेख नहीं था, केवल कौन सा हमने मजिस्ट्रेट बताया एग्जीक्यूटिव। तो भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों का जो जिले में वास होता है वह डीएम होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है। तो जिला मजिस्ट्रेट को पावर है कि जो व्यक्ति श्योरिटी नहीं दिए और कहाँ भेजे गए जेल, उनको बिना शर्त लगाकर बिना शर्त के, यानी कि बिना कंडीशन के या कंडीशन लगाकर जेल से क्या कर दे, छोड़ दे। ये किसको पावर है, डीएम को। शर्त लगाकर छोड़ा जाता है तो शर्त का वायलेशन नहीं करना है, करेंगे तो फिर भेज दिए जाएंगे जेल। और आपका एक सेक्शन इसमें मुख्य रूप से है कि आपका जो सेक्शन में दिया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये शब्द क्यों आया है, इसके लिए आपको एक सेक्शन और पढ़ना पड़ेगा 478 निकाल लीजिए तुरंत। भाई एक सेक्शन और कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा 478। निकाल लीजिए तब मेंटेनेंस शुरू किया जाए। भाई अगला चैप्टर ये लास्ट आपका सेक्शन है, बस 2 लाइन पढ़ना है। और देखिए आपका कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को
सौंपे गए कृत्यों यानी कि एक्ट को परिवर्तित या कन्वर्ट करने का पावर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों को सेक्शनों में पावर दिया गया है, तो कुछ सेक्शनों का जो पावर है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। अब कैसे दिया जाएगा, इसीलिए सीजीएम आए हैं। कौन कौन सा सेक्शन है देखिए। यदि किसी राज्य का विधानमंडल संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा देता है, यानी कि इसका मतलब कि सबसे पहले ये है कि उस राज्य का जो विधानमंडल है वह एक रिजोल्यूशन पास करे, संकल्प पास करे। क्या संकल्प पास करे? तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श करने के पश्चात, यानी कि सबसे पहला है कि विधानमंडल क्या करे, एक रिजोल्यूशन पास करे, संकल्प पास करे। तब राज्य सरकार हाई कोर्ट को रिकमेंड करेगी। तो हाई कोर्ट चाहे तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कुछ सेक्शनों के तहत पावर दे सकता है। कौन कौन सेक्शन के तहत? वो सेक्शन देखिए। वन आपका 08, 109, 1110, 145, 147, यानी कि केवल कितने सेक्शन दिए गए हैं? 5। तो इधर के कौन कौन से सेक्शन है आपका, ये देखा जाए। इधर के केवल 3 सेक्शन है भाई। फिर एक बार देखिए, यानी कि 108, 109 और कौन है? 110। ये जो पावर कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को हमने बताया है, ये जो कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ये पावर उनको भी दिया जा सकता है, लेकिन तामझाम ज्यादा है। पहले विधानमंडल क्या पारित करे? संकल्प। फिर राज्य सरकार किससे परामर्श करे? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट स्वीकार कर ले, तब आपका इन धाराओं के तहत जो शक्ति है, तो 108 में से डी से सियोरिटी मांगना, एक अफेक्टेड व्यक्ति से का है विचुअल ऑफेंडर कौन सी धारा है? 110। ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट करते थे, इन्हें किसको सौंपा जा सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सौंपा जाता है, तो किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सौंपा जा सकता है ये कार्य? वो भी याद रखना, किसका बैरक में लिखा है, अपने मन से नहीं बता रहे हैं। आपका फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की सीजीएम क्या लिखा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गारंटी मांगी किसी व्यक्ति से, वह गारंटी नहीं दिया, भेजा गया जेल, तो कौन उसे शर्त लगाकर या बिना शर्त के छोड़ सकते हैं? सीजीएम, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो भाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों इस शब्द प्रयोग हुआ है, वह बताया। अब किन धाराओं के तहत जो शक्ति है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को नहीं हैंड ओवर की जा सकती? तो न 107 वाली शक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि केवल कितने सेक्शन लिखे गए हैं बैरक में? 3। तो आगे आइए, इस प्रकार ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अगला चैप्टर देखा जाए। आज आपका 2 दिन अगले चैप्टर में कम से कम लगता है। आइए मेंटेनेंस देखा जाए। भाई मेंटेनेंस देखा जाए, लगातार एक क्वेश्चन आपका बनता है, मैं फिर बता दूं। हाँ, क्या? सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नहीं तो प्रथम मांग सकता ना 478 में, छोड़ कौन सकता है? छोड़ सकता है सीजीएम, उसके ऊपर है ना। फिर आप देखिए भाई, चैप्टर 9 शुरू किया जाए। आपका चैप्टर 9 शुरू करने के पहले देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। एक आपका मुस्लिम लॉ पढ़ना है, फिर आपका हिंदू विधि पढ़नी है, और इसके बाद आपका 125 से लेकर 128 तक पढ़ना है। पहले मेंस के लिए भी मॉडल बता दिया जाए। मेंस में भी आपका ये क्वेश्चन 2-3 मॉडल से बनता है।
पहला मॉडल ये बनता है कि पत्नी के भरण पोषण के लिए प्रक्रिया का उल्लेख करिए, यानी कि वाइफ कब मेंटेनेंस पाएगी, कब नहीं पाएगी, उस प्रोसीजर का उल्लेख करिए। तो आपको 125 लिखना है। फिर आपका बना है कि मेंटेनेंस का प्रोसीजर बताइए, अलग से क्वेश्चन एपीओ में बना है। तो प्रोसीजर के लिए अलग आपका सेक्शन चलेगा। फिर आपका बना है कि एक तलाकशुदा महिला क्या अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है, इस पर सुसंगत वादों सहित व्याख्या करिए। फिर आपका क्वेश्चन बना है कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला को सीआरपीसी में क्या 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 अधिकार हैं 125 के तहत, वह कब तक अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। यानी कि तमाम आपका कह सकते हैं कि व्यू से इन क्वेश्चनों को देखना है। 3-4 मेंस के लिए भी हैं, प्री के लिए भी हैं आपका। तो एक एक शुरुआत किया जाए भाई। मेंटेनेंस आपका, मेंटेनेंस का मतलब हुआ रख रखाव, जो झारखंड में शब्द दिया हिंदी में। भाई हिंदी शब्द भी याद रखिए, गुजारा भत्ता या रख रखाव या भरण पोषण। भाई तीनों शब्द भी याद रखना है, गुजारा भत्ता, रख रखाव या भरण पोषण। इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं। जहां तक मेंटेनेंस की बात है, कौन किससे मांग सकता है, कौन किससे नहीं मांग सकता, तो अभी सीआरपीसी पर दिमाग नहीं लगाना है। आपका जब एलएलएम में जाएंगे तो हिंदू विधि और मुस्लिम विधि व्यापक रूप से पढ़ना पड़ेगा, तब 125 पढ़ना पड़ेगा। और फिर कानून डिटेल में पढ़ना है, जो आपका 1986 में बना। तो यहाँ पढ़ाते समय वो भी हम बताएंगे, क्योंकि आज तो भूमिका में ही लग जाएगा, भूमिका खत्म हो जाए बहुत है। सामान्यतः जो मेंटेनेंस में आता है, प्राचीन काल से ही 3 बातें उल्लिखित हैं। आपका रोटी कपड़ा मकान, यानी कि रोटी यानी कि भोजन, फूड, और कपड़ा यानी कि वस्त्र, और मकान मतलब आवास। लेकिन वर्तमान समय में आपका मेंटेनेंस में और भी चीजें शामिल कर दी गई हैं। आपका शिक्षा भी शामिल कर दी गई है। और अगर लड़की अविवाहित है तो उसका विवाह का खर्चा भी, आपका चिकित्सकीय खर्चा भी, यानी कि शिक्षा भी आ जाता है, मेडिकल आपका खर्चा इत्यादि भी अब कानून में क्या कर दिया गया है, शामिल। यानी कि जो रूप थोड़ा कम था उसे क्या कर दिया गया है, विस्तृत। तो अब आपका जो मेंटेनेंस का मामला है, वह पहला समझना है कि पर्सनल लॉ का मामला है। यानी कि भरण पोषण या गुजारा भत्ता का मामला, ये पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। यानी कि हिंदू है तो हिंदू विध से, और मुस्लिम है तो किस विध से, मुस्लिम। यानी कि अगर कोई हिंदू है तो हिंदू विध के तहत पाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मामला है, तो आखिर इसे सीआरपीसी में क्यों रखा गया। तो 125 से लेकर 128 का जो नेचर है, सिविल है। फिर एक बार याद रखें, कैसा है, दीवानी। लेकिन फिर भी इसे आपका सीआरपीसी में क्यों रखा गया, ताकि तत्काल सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। यानी कि तत्काल मेंटेनेंस के दावे को निस्तारित किया जाए, सस्ते में किया जाए, और बहुत देर न लगाई जाए। आगे हम तर्क देंगे। अब आइए, पर्सनल लॉ पहले थोड़ा थोड़ा देखना है, तब आपका सीआरपीसी चलेगी। पहले मुस्लिम लॉ उठाते हैं। जहां तक मुस्लिम विध की बात है, मुस्लिम विध में प्रॉफिट या पैगंबर साहब के उद्भव के पूर्व मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं था। मेंटेनेंस का प्रावधान प्रॉफिट या पैगंबर साहब ने किया। और जो पर्सनल लॉ है मुस्लिम लॉ, उसमें क्या नियम है ये देखिए।
पहला नियम ये है कि जब तक विवाह कायम है, यानी कि जब तक डाइवोर्स न हो जाए, तब तक पति का ये दायित्व है कि वह पत्नी को भरण पोषण दे। यानी कि विवाह कायम रहते हुए कोई समस्या नहीं है मुस्लिम विधि में। पति का ये ड्यूटी है कि वह वाइफ को क्या दे, मेंटेनेंस। लेकिन जब विवाह का विघटन हो जाए, जब विवाह टूट जाए, जब आपका कह सकते हैं डाइवोर्स हो जाए, या जब तलाक हो जाए, तो डाइवोर्स के बाद, तलाक के बाद मुस्लिम जो पति हैं, उसका जो दायित्व है वह के सीमित हो जाता है, और उसका जो मेंटेनेंस पत्नी को देने का दायित्व है वह केवल इद्दत तक है। इद्दत का मतलब हुआ गणना, यानी कि इद्दत वह समय होता है जहाँ की डाइवोर्स हो जाने के बाद पत्नी व्यतीत करती है, और उस दौरान पत्नी रीमैरिज या किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। यानी कि इद्दत वह समय होता है जिस समय के दौरान स्त्री जो तलाकशुदा है या विवाह विच्छेदित है मुस्लिम विधि में, वह रीमैरिज नहीं कर सकती, पुनर्विवाह नहीं कर सकती। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि क्या वह स्त्री गर्भवती है कि नहीं, इसको चेक किया जाता है। तो अगर वह गर्भवती पाई जाती है तो इद्दत की अवधि बढ़ जाएगी जब तक कि शिशु पैदा न हो। भिन्न भिन्न मामलों में इद्दत की अवधि भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न है। मैं फिर बता दूं आपका। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि क्या पति को भी इद्दत बितानी पड़ती है कभी। इद्दत मने इंतजार, भाई बितानी पड़ती है, ना नहीं करना है। एक कंडीशन है, देखिए भले आप न जान भाई न जानती हो, ये बिहार इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए वो भी भाई, एक मिनट उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने बी से विवाह किया है, सी से किया है, डी से किया है, और किसे, ई से। तो चार माने एक साथ चार विवाहित पत्नियां रखी जा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं बता दूं फिर, मुस्लिम विध में। लेकिन कोई स्त्री एक साथ एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती। अब मान लीजिए कि ए पांचवी स्त्री से विवाह करता है और ये चारों विवाह क्या है, कायम। पहला नियम तो बिहार में भी पूछा गया था कि पांच चार विवाह अभी कायम है और उसी दौरान आप पांचवी से विवाह करते हैं, तो जो सिया स्कूल है, सिया संप्रदाय है, उसमें ये पांचवा विवाह वाइड होगा, यानी कि उर्दू में बातिल होगा, हिंदी में शून्य होगा, इंग्लिश में वाइड होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुन्नी स्कूल में, सुन्नी संप्रदाय में यह विवाह इरेगुलर होगा, अनियमित होगा, यानी कि कुछ त्रुटि है। उस त्रुटि को कैसे दूर किया जाए, तो किसी चार में से एक को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए मैंने डाइवोर्स दे दीजिए। अब कितनी पत्नियां रह जाएगी मिलाकर, चार। तो ये पांचवा विवाह अब अनियमित जो था, इरेगुलर था या फासिद था, अब फासिद नहीं, सही हो जाएगा। सही माने वैध, वैध मतलब क्या हुआ, सही। अब पति इद्दत कब बिताएगा ये हमें देखना है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए ने अपनी पत्नी ई को डाइवो माने तलाक दिया, तो ऐसी दशा में आपका, और यह तलाक अभी पूर्ण नहीं हुआ था, यानी कि तलाक उल बिदत नहीं था, यानी कि ट्रिपल तलाक नहीं था। तमाम तरीके हैं, हर एक माह एक एक बार उच्चारण करिए आपका, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, फिर एक माह इंतजार करिए, फिर आपका दूसरी बार कहिए कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, फिर आपका तीसरे माह कहिए अंतिम बार कि मैं तुम्हें डाइवोर्स तलाक देता हूँ। तब तीसरी बार जब तीसरे महीने में तालाक शब्द का प्रयोग होगा,
तब तलाक पूर्ण होगा। तो पति को इंतजार करना पड़ेगा ऐसे मामलों में कि जब तक तलाक क्या न हो जाए। 4 विवाह किए थे, एक को तलाक दे रहे हैं, तो जब तक कि वह तलाक क्या न हो जाए पूर्ण, पति को भी इद्दत का पालन करना है। और उस बीच विवाह करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। तो पति, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ की मुस्लिम विध में पति भी क्या करते हैं? इद्दत का पालन करते हैं। इद्दत माने आपका इंतजार करना, शादी अर्थ हुआ। जैसे आप लोग भी वैकेंसी के लिए इद्दत का पालन कर रहे थे यानी कि क्या कर रहे थे? रोज लोग फोन करके परेशान करते थे, आई कि नहीं, आयोग में आई कि नहीं। तो भाई आयोग में आ चुकी हैं और जल्दी सटीक सूचना आई तब बताया गया। और जल्दी आपका 1 हफ्ता 10 दिन में, मैंने आयोग भी स्पीड में है, जल्दी ये निकाल देगा। हो सकता है अगले हफ्ते ही आ जाए विज्ञापन। तो आप लोग पूरी तरह इद्दत का पालन छोड़कर अब क्या करिए, पढ़ाई में लगे। अब वो इद्दत का पालन का समय क्या हुआ? बीत गया। अब आगे देखिए आप भाई, वो बताया जाए। मेंटेनेंस में फिर बैक होइए। आपका मुस्लिम विध में जब तक विवाह कायम है कोई समस्या नहीं है, पत्नी मांग सकती है, पति का ड्यूटी है। जब विवाह, जब तलाक हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, तो ऐसी दशा में पत्नी अपने पति, पूर्व पति से केवल कब तक मेंटेनेंस मांग सकती है? इद्दत तक। यानी कि जब तक वह क्या करती है? इद्दत व्यतीत करती है। अब जो पैगंबर साहब ने इसका तर्क दिया, वह तर्क भी हमें थोड़ा देखना है। तर्क ये दिया गया कि चूंकि इद्दत तक वह रीमैरिज नहीं कर सकती, इसलिए पति का ये दायित्व है कि वह इद्दत तक उसका मेंटेनेंस करे। और इद्दत के बाद वह स्वतंत्र हो जाती है रीमैरिज या पुनः विवाह करने के लिए। अतः पूर्व पति का कोई दायित्व नहीं रहता। अब ये मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ हमने बताया। अब आइए सीआरपीसी 125। ये जो मामला आता है साहबानो, बताया जाएगा क्या हुआ क्या नहीं, उसमें वकील वकील का नाम भी बताना है। साहबानों का प्रकरण आया और एमपी से ये मामला उठा। और मामला बताया जाएगा कितना क्या हुआ डिटेल में। अभी भूमिका चल रहे हैं भाई, अभी डिटेल में नहीं चल रहा है। और इस मामले में ये प्रश्न उठा कि क्या कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के केस में ये निर्णय दिया कि कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला मुस्लिम विधि के तहत तो नहीं, लेकिन सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस इद्दत के बाद भी मांग सकती है, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 125 एक सेकुलर सेक्शन है, एक पंथ निरपेक्ष धारा है और सभी धर्मावलंबियों पर लागू होता है। तत्पश्चात एक कानून बनाया गया 1986 में और फिर उसको चैलेंज किया गया। डैनियल लतीफी जो साहबानों के वकील थे, उस कानून को चैलेंज किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून की व्याख्या की और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मैं साहबानों के केस में निर्णय दिया था, वही निर्णय तो इस कानून में भी पिरो दिया गया है, रखा गया है। और ये कानून क्या है? वैध। इसका मतलब कि वर्तमान नियम ये है कि कोई मुस्लिम महिला इद्दत के बाद भी अगर रीमैरिज नहीं की है, तो अपने पूर्व पति से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस पाने की क्या होगी? हकदार। अभी भी है, लेकिन शर्तें उसमें। वह महिला अपना मेंटेनेंस करने में कॉम्पिटेंट न हो, यानी कि वह महिला क्या हो? अक्षम हो। और पति भरण पोषण या मेंटेनेंस देने में क्या हो? सक्षम। सीआरपीसी में ये पॉइंट याद रखिए, देने वाला जिसे मांग रहे हैं वो सक्षम हो,
जो मांग रहा हो अपना मेंटेनेंस करने में क्या हो। अच्छा, तो एक बेरोजगार का लास्ट में उदाहरण देखा जाए भाई। एक मान लीजिए लड़का है, विवाह पिताजी ने कर दिया, कहा कि जाओ इलाहाबाद तैयारी करो, और आपका और लड़का तैयारी कर रहा है, तब तक पत्नी मुकदमा कर दी कि हमें मेंटेनेंस दो। तो लड़का कहा कि मैं तो खुद बेकार हूँ, आप कहाँ से मैं पैसा दूं, मैं तो अपने बाप के दिए हुए पैसों पर पल रहा हूँ, मैंने बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। तो बताइए, ले सकती हैं कि नहीं पत्नी? ले सकती है। अभी बनारस का ही मामला आया था, बनारस का सेम मामला आया। यानी कि कब हस्बैंड कॉम्पिटेंट होगा, सक्षम होगा, तो सक्षम ये नहीं कि कमा रहा है, सक्षम मैंने हष्ट पुष्ट है, शारीरिक रूप से सही है, तो कुछ काम करते रहो, जाकर कचहरी में 2-4 घंटा क्या करो, तपरी मचाओ, लाई चना खाओ, और तब दो पैसा मिले तो उसी में से किसको दो? पत्नी को। ये बताया जाएगा। हिंदू लॉ का थोड़ा बहुत भाई बता दें, ताकि कल आपका शुरुआत कर दिया जाए सीआरपीसी। 2-4 मिनट और सही। हिंदू लॉ में ये है कि जब तक विवाह कायम है तब तक तो पत्नी मांग ही सकती हैं। जब डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तब भी वो मांग सकती हैं, जब तक कि पुनर्विवाह न कर ले। कोई मने समस्या नहीं थी। फिर कानून बनाया गया, तो कल हल्का सा डिटेल हम हिंदू लॉ का करेंगे। देख रहा हूँ कई लोग भाई पढ़ते पढ़ते वो भी गए हैं, क्योंकि लगातार सीआरपीसी ही चली आज, तो एक सब्जेक्ट चलने में थोड़ा उबन हो जाती है। तो आपका कल चलेगा क्लास, अब क्लास कल चलेगा भाई। भाई फिर एक बार